नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स का। आज से हम आपके ज्योग्राफी के डेस्क्रिप्टिव क्लासेस चालू करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी आपको डिटेल में पढ़नी है ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। बहुत से फैक्ट्स हैं जो भी वो आपको दिए जाएंगे, बताए जाएंगे, क्या क्या आपको याद रखना है। ये वीडियोस किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी है। किसी भी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए आपका क्लास शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक देंगे वो देंगे भूगोल का प्रारंभिक परिचय। भूगोल के प्रारंभिक परिचय में कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जाननी है, जैसे कि भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो भूगोल शब्द का जो प्रथम प्रयोग था वो यूनानी विद्वान इराटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, जो नोट करना चाहे वो नोट भी कर सकते हैं, लेकिन देखने में थोड़ा फास्ट रहिएगा, ठीक है। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? यूनानी दार्शनिक इराटोस्थनीज ने। भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित एक विद्या है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है हार्टशॉर्न का। अगला याद रखेंगे आपके भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, ये कहा था क्लॉडियस टालमी ने। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पतियों, फसलों तथा भूतरातल क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराता है। यह परिभाषा है स्ट्रैबो के अनुसार महत्वपूर्ण परिभाषा है, क्योंकि स्ट्रैबो अपने आप में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं है, आपसे पूछा जाएगा, कहीं आपको कोई डेफिनेशन दे देगा और नीचे 4 राइटर्स के नाम दे देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको इनके आंसर्स लगाने होंगे, ठीक है। तो इराटोस्थनीज प्रथम यूनानी वैज्ञानिक थे जिन्होंने भूगोल के लिए ज्योग्राफिका, क्या शब्द है? ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या एवं परिधि की गणना की। हेकेटियस, जिसने जस पीरियोडस नामक पुस्तक की रचना की, और इस हेकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। आधुनिक भूगोल जिसे आप पढ़ते हैं वर्तमान में, इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक थे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। कौन थे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। सर्वप्रथम पृथ्वी के आकार के विषय में थेल्स महोदय ने बताया था, और स्ट्रैबो ने 17 खंडों में विश्व का सविस्तार वर्णन प्रस्तुत किया है। कितने खंडों में? 17 विश्व खंडों में। और इनकी महत्वपूर्ण 2 पुस्तकें हैं, उनके नाम आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिए चाहे तो। उनके नाम है कॉस्मोग्राफी और डी, क्या है? कॉस्मोग्राफी और डी कोरियोग्राफिका। तो ये नाम महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। जो आधार आईसीएस के ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं इनको नोट्स मिलेंगे इनके लिखे हुए, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी हमसे नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो टालमी ने मानचित्र बनाने तथा स्थिति को दिखाने के लिए अक्षांश और देशांतरों का ज्ञान दिया था। मैं समझता हूँ सभी लोग जानते होंगे अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खिंची हुई हैं जिन्हें अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। इसके बारे में भी चर्चा आपसे करेंगे। तो टालमी ने क्या किया था? इन्होंने मानचित्र बनाने तथा स्थानों की स्थिति को दिखाने के लिए अक्षांश और देशांतर का ज्ञान दिया था। इसलिए इन्हें मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। मानचित्रों, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन था, तो भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार थे स्ट्रैबो। और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ ये एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, ठीक है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता थे अनेक्सिमेंडर। कौन थे? अनेक्सिमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माण मार्टिन बेहम ने किया था।
किसने किया था? मार्टिन बेहम ने। ठीक है ना? तो ये कुछ प्रारंभिक परिचय भूगोल का आपको बताया है। ये कुछ मेन फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है आपके पीछे? हाँ, नहीं, आप सीधे बैठिए ना प्लीज। इंटरेस्ट है पढ़ने में तो रुकिए, वरना जा सकते हैं। इतना टाइम नहीं है आपके लिए कि हम ये भी बार बार बोलेंगे। एग्जाम्स आपके सभी के पास हैं। हाँ प्लीज। तो बात करते हैं किस अब हम ब्रह्मांड के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मांड क्या होता है? क्या समझते हैं आप लोग ब्रह्मांड से? खुला आसमान जो ऊपर दिख रहा है, यही ब्रह्मांड है क्या? तो जो ब्रह्मांड की अवधारणा है वह समय समय पर क्या है, बदलती रही है। ब्रह्मांड की अवधारणा समय समय पर बदलती रही है। ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों, आपके सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का, धूमकेतु, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंड, उल्का, धूमकेतु और सौर परिवार, जिसमें सारे ग्रह या उपग्रह आदि समस्त पिंड आते हैं, उनको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को आंग्ल भाषा में कॉस्मोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? COSMOS, कॉस्मोस। इस कॉस्मोस का शाब्दिक अर्थ होता है सुव्यवस्था। गैलीलियो ने 17 जनवरी 1610 ईस्वी को टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। कब किया था? पहला जो टेलीस्कोप बनाया था वो किसने बनाया था? गैलीलियो गैलीली। किस डेट को? 17 जनवरी 1610 को यह आविष्कार किया गया था। अब आकाश, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष क्या है? ये सब एक ही है या अलग अलग है? आप लोगों ने पढ़ा है कहीं? नहीं पढ़ा? हाँ सही, तभी आ रहे हैं हमारे पास। तो ब्रह्मांड क्या है? आकाश जो है आपका, यह पूरे ब्रह्मांड का सूचक है, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। अगर पृथ्वी को आकाश के साथ मिला दे तो ये क्या है? पूरा ब्रह्मांड। लेकिन अंतरिक्ष क्या है? अगर पृथ्वी को छोड़ दिया जाए, पृथ्वी को छोड़ दिया जाए और बाकी पूरे आकाश पर विचार किया जाए तो इसे क्या कहेंगे हम? अंतरिक्ष। क्या फर्क है ब्रह्मांड और अंतरिक्ष में? कि ब्रह्मांड में आपकी पृथ्वी शामिल है, जबकि अंतरिक्ष में आपकी पृथ्वी शामिल नहीं है। ठीक है? अंतरिक्ष के रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए वैज्ञानिकों ने अप्रैल 1990 में हबल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष यान से पृथ्वी से 70 मील ऊपर स्थापित किया। क्यों? पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग काफी दूर बाहर की तरफ, ताकि ज्यादा स्पष्ट चित्र हमें वहां से प्राप्त हो सके। क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन किसी के मन में हो तो आप बता सकते हैं, और जो ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, उनको अगर कोई दुविधा है तो वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। और अभी काफी सारी क्लासेस इसमें ऐड होंगी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, काफी सारी चीजें अभी इसमें धीरे धीरे ऐड होती चली जाएंगी। ये सारे वीडियोस आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। तो अब बात आती है कि ना ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ये अपना दिख रहा है, ये सब आया कहां से, पहले क्या था इससे पहले। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बेल्जियम के गणितज्ञ थे जॉर्ज अबे लेमैत्रे। इन्होंने 1931 ईस्वी में एक थ्योरी दी। थ्योरी का नाम क्या था? बिग बैंग या महाविस्फोट। इस थ्योरी में क्या कहा गया? इस थ्योरी में बताया गया कि आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति से पहले समय और स्थान कुछ नहीं था। ब्रह्मांड का सारा पदार्थ एक केंद्र में संकुचित था। कहाँ था? एक केंद्र में संकुचित था। जैसे जैसे इस केंद्र पर दबाव और ताप बढ़ता गया, इसमें विस्फोट हो गया। इसमें क्या हुआ? एक्सप्लोजन, इसमें विस्फोट हो गया। और जैसे ही इसमें विस्फोट हुआ तो ये ब्रह्मांड का सारा पदार्थ सभी दिशाओं में फैलने लगा।
जैसे आप गुब्बारा फुलाते हैं ना, तो गुब्बारे की तरह ये सारा पदार्थ ब्रह्मांड में फैलने लगा। फैलते फैलते इस तरह से यह ब्रह्मांड अपना क्या फैलता गया। इस ब्रह्मांड के फैलने से सबसे पहले मूलभूत कण, परमाणु, यौगिक, अयस्क इत्यादि का निर्माण हुआ, और इसके बाद ब्रह्मांड में पिंड जैसे ग्रह, तारे, निहारिकाएं इत्यादि का निर्माण हुआ। थोड़ा धैर्य रखें, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या होती हैं, कैसे होती हैं। इसीलिए तो क्या ग्रह, तारे, निहारिका इन सबका निर्माण हो गया। तो इस संकल्पना में क्या माना गया है? इस संकल्पना में माना गया है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और भविष्य में भी फैलता जाएगा। ये संकल्पना क्लियर हुई। सारा पदार्थ केंद्र में विस्फोट हुआ, फैलना शुरू हुआ। उसके बाद विभिन्न अयस्क, लोहा, ये सारे बने, ग्रह बने। ठीक है। अब एक और संकल्पना है, वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की साम्यवादी संकल्पना। थॉमस गोल्ड तथा हरमन बॉन्डी ने इस संकल्पना को प्रस्तुत किया है, जिसे साम्यवादी संकल्पना। इस संकल्पना में भी माना गया है कि हमारे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो महाविस्फोट के द्वारा हुई है, और महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड का पदार्थ सभी दिशाओं में तेजी से फैलता जा रहा है। यह पदार्थ ब्रह्मांड के केंद्र से जैसे जैसे दूर होता जा रहा है, इसके फैलने की जो गति है, जो स्पीड है, वो भी क्या है, तेज होती जा रही है। तो इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में एक दूरी पर पहुंचने के बाद यह फैलता हुआ पदार्थ प्रकाश का वेग प्राप्त कर लेगा। क्या कर लेगा? प्रकाश का वेग प्राप्त कर लेगा, और प्रकाश का वेग प्राप्त करने के बाद यह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। इस संकल्पना में क्या माना गया है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, उसका पदार्थ, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, सारा पदार्थ एक अवस्था में वो क्या करेगा, प्रकाश का वेग प्राप्त कर लेगा और ऊर्जा में बदल जाएगा। अतः ब्रह्मांड के केंद्र से चारों ओर वह दूरी जहां पहुंचकर वह प्रकाश का वेग प्राप्त कर लेगा और ऊर्जा में बदल जाएगा, वास्तव में ब्रह्मांड के पदार्थ की सीमा होगी। क्या होगी? ब्रह्मांड के पदार्थ की सीमा। तो आप ये नहीं कहेंगे कि पदार्थ खत्म हो जाएगा फिर जब सब ऊर्जा बन जाएगा, तो नहीं। इस संकल्पना में यह माना गया है कि ब्रह्मांडी पदार्थ की सीमा में पहुंचकर जिस दर से पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, ठीक उसी दर से ब्रह्मांड के केंद्र में पदार्थ की उत्पत्ति भी हो रही है। ठीक है। जिस कारण हमारे ब्रह्मांड में अनंत काल तक साम्यावस्था में बना रहेगा। यहां तक कोई समस्या, कोई दुविधा हो? चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मांड की दोलन संकल्पना, ये एक और संकल्पना है जो आपको जानना है, महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड की दोलन संकल्पना का प्रतिपादन एलन सैंडेज ने किया है। क्या नाम है साइंटिस्ट का? एलन सैंडेज। इस संकल्पना के अनुसार, इस संकल्पना में भी यह माना गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोट के द्वारा हुई है, और इस विस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का पदार्थ लगातार फैलता जा रहा है। लेकिन इनका कहना है कि एक निश्चित दूरी पर पहुंचकर यह पदार्थ रुक जाएगा और पुनः पदार्थ ब्रह्मांड के केंद्र में पहुंचकर संकुचित होने लगेगा। इस अवस्था को इन्होंने बिग क्रंच, महासंकुचन का नाम दिया है। क्या माना है इन्होंने? इन्होंने माना है कि विस्फोट के बाद जो पदार्थ फैल रहा है, यह एक निश्चित दूरी पर पहुंचकर रुक जाएगा और पुनः ब्रह्मांड के केंद्र में पहुंचकर संकुचित होने लगेगा। इस अवधारणा को महासंकुचन या बिग क्रंच का नाम दिया गया। महासंकुचन के कारण फिर क्या होगा? दोबारा से तापमान में वृद्धि होगी, दाब उत्पन्न होगा और दोबारा से महाविस्फोट हो जाएगा और ये पदार्थ दोबारा फैलने लगेगा। ठीक है। और ये पदार्थ दोबारा फैलने लगेगा।
तो इस प्रकार से संकल्पना में माना गया है कि पदार्थ ब्रह्मांड के केंद्र और ब्रह्मांड की सीमा के बीच अनंत काल तक दोलन करता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपको क्या जानना है, और इसमें आपको एक ये छोटी सी चीज और जाननी है, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव को हमको समझना है तारों के संबंध में। तो डॉपलर प्रभाव में एक वर्ड स्पेक्ट्रम होता है जो आप जानते होंगे, VIB-GYOR, इसे विजुअल भी आप कह सकते हैं। तो इसमें ये वर्ड स्पेक्ट्रम क्या है, V वायलेट यानी बैगनी कलर, ठीक है ना, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्या है, जैसे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये क्या है, रंग है। तो डॉपलर इफेक्ट में इसमें क्या समझना है आपको, इसमें समझना है कि तारे की गति के कारण उसके प्रकाश में परिवर्तन आभासित होता है, ठीक है। यदि तारा हमारी ओर आ रहा है तो उसका जो रंग है वो नीले किनारे की ओर चलेगा, इस तरफ, और यदि तारा हमसे दूर जा रहा है तो वो कहां चलेगा, लाल किनारे की तरफ। इसी घटना को डॉपलर प्रभाव भी कहा जाता है, ठीक है। तो डॉपलर के अनुसार क्या है, निरंतर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। ये सारे क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। ये व्यवस्था इसलिए रखी गई है क्योंकि आपका समय अनावश्यक लिखने में नष्ट ना हो और आप क्लास में कंसंट्रेट कर सके, चीजों को समझ लें, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, क्लास के बाद आकर आप पूछ सकते हैं। जो चीजें हैं वो क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें भी आपके माइंड में क्लियरली नहीं जाएंगी तो आगे आपको कंफ्यूजन बहुत रहेंगे, और जो उन कंफ्यूजन की वजह से आपको आगे के टॉपिक्स भी जो है कि समझ में नहीं आएंगे। तो इस वजह से आपको ये सारा कुछ ध्यान से पढ़ते चलना है और समझते चलना है, ठीक है। आप लोगों में कोई डेमो स्टूडेंट्स भी बैठे हैं यहाँ क्या? अच्छा, कुछ लोग ही हैं, बाकी सभी हमारे कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं। इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको ये टॉपिक्स बार बार देखने हैं, बार बार समझने हैं। कंफ्यूजन होने पर हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अभी अपनी पॉलिटी के हमने क्लास चलेंगे, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ ऑफलाइन बैठे हुए हैं, तो आपको बताएं कि पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज हमने डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी उसे सब्सक्राइब कर लें, और उन क्वेश्चन सीरीज को आप सॉल्व करना शुरू करें। आप कहेंगे सर अभी आपने पढ़ाई तो है नहीं पॉलिटी डेस्क्रिप्टिव, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर आपको ये पता चलेगा कि आप क्या नहीं जानते और कितना आपको अभी और जानना है। क्वेश्चंस चेंज नहीं होते, लैंग्वेज चेंज होती है, एग्जाम में स्टैंडर्ड चेंज होता है उसके हिसाब से, तो आपको उसी के हिसाब से आगे चलना होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम अपना यहीं पर रोकेंगे। अगले लेक्चर के लिए फिर से आपसे मुलाकात होगी, क्लियर। चलिए, आज आप सभी का जुड़ने के लिए हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में कल आपसे फिर से हमारी मुलाकात होगी, तब हम आगे चर्चा करेंगे इसी टॉपिक्स के अन्य पोर्शंस पर। थैंक यू।